हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या होता है, और जब हम अकाउंटिंग करने जाते हैं तो उसका साइकिल क्या होता है, उसका फेज क्या होता है, ये आज की क्लास में जानेंगे। जैसे देखिए, पिछली क्लास हमने आपको बताया था ना कि अकाउंटिंग क्या है और ये हम लोग क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमने पिछली क्लास में ये बताया था कि अगर जो आपका कोई एक बिजनेस है, उस बिजनेस में यदि आप चाहते हैं कि हम अपने फाइनेंस को क्या कर सके, एक स्टेटमेंट तैयार करके रख सकें, उसके लिए किसका इस्तेमाल करना होगा? फाइनेंशियल का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब इसमें मैंने आपको बताया था सिर्फ क्या इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य हमने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस को निर्धारित करना, बिजनेस हमारा किस पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे नहीं, ये पता लगाना। ये हमने आपको किसमें बताया था? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। और अगला आ रहा है हम लोग का क्या? एडवांटेज ऑफ फाइनेंस अकाउंट। आखिर इसके फायदे क्या हैं? देखिए, पहले कह रहा है रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, आप उन सबको क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। किससे आपने कितना पैसा लिया, किसको आपने कितना पैसा दिया, किससे आपने कितना सामान खरीदा, किससे आपने कितना सामान बेचा, ये सारा रिकॉर्ड आप आसानी से कर सकते हैं। आगे कह रहा है क्या? डिटरमाइनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि आप अपने बिजनेस में क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट और लॉस का भी निर्धारण निर्धारण कर सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे बिजनेस में कितना लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ। ये सारा हम किससे पता लगा सकते हैं? एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। आगे कह रहा है क्या? डिटरमाइनेशन ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस किस पोजीशन पे है ये पता लगाना हो। या फिर नीचे कह रहा है ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस प्रोग्रेस पे है कि नहीं। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में ना एक उदाहरण दिया। सपोज करिए कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए, कितना एक ये थे ना, 10। आया समझे ना? तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? अगर जो इस फाइनेंशियल ईयर में 3,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में वो और बढ़ा कि कम हुआ, ये अगर पता लगाना हो, हम किससे पता लगाएंगे? अकाउंट। क्लियर सबको? और आगे कह रहा है क्या? कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, एक लीगल रिक्वायरमेंट हो जाएगी, एक लीगल एविडेंस हो जाएगा कि अगर जो वो ये कहे कि नहीं आप ये सामान हमारे पास से नहीं खरीदे हैं, तो आपके पास रहेगा कि आप कानूनी तौर पर उससे क्या कर सकते हैं? लड़ सकते। दूसरी चीज आगे कह रहे हैं इसमें क्या है? कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट, और आगे कह रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट एविडेंस हो जाए। सपोज करिए कि अगर जो आप कहीं गए पटौना में कहीं कोई सामान खरीदे, और उसने आपको कहीं कोई बिल निकाल करके नहीं दी। अगले दिन आप जाइए, कहिए कि नहीं ये सामान हम आपके यहाँ से खरीदे हैं, इसमें ये इशू है, आप इसको वापस कर लीजिए, सीधा सीधा कि आप ये हमारे यहाँ से नहीं। आया समझे ना? या सिंपल आप लोग देखे होंगे, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पे होता है जो वारंटी या गारंटी दिया गया। आया समझे ना? आप कल ही का खरीदिए, अगर जो आपको कहीं लिख करके नहीं दिया ना कितने दिन का आप खरीदे और इतने दिन की वारंटी या गारंटी है, अगले दिन आप जाएंगे तो कहे नहीं है हमारे यहाँ नहीं, या फिर बताइए कब आप खरीद के लेके गए। कल खरीद के लेके तो उसका कोई साबुन दिखाइए। लेकिन अगर आपके पास एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? आसानी से दिखा सकते हैं, हाँ ये एविडेंस है जो आपने हमको एक बिल निकाल करके दिया। उसके क्या कह रहा है क्या? फेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, कि जब अपने बिजनेस में जाएंगे ना, उसका अकाउंटिंग फेज क्या होगा जिसके हिसाब से हम अकाउंटिंग करेंगे अपने बिजनेस। तो पहले क्या कह रहा है? अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले तो आप उस ट्रांजेक्शन को समझेंगे। क्या समझेंगे? कि आखिर वो परचेज हो रहा है कि सेल हो रहा है। और ये समझेंगे तभी तो हम एंट्री करेंगे ना। नहीं तो पता चले कि हम खरीद के लाए और उसका एंट्री हम सेल्स में करें, तो क्या वो ट्रांजेक्शन सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। क्योंकि वो ट्रांजेक्शन किसका था? परचेज का वो ट्रांजेक्शन था, और आपने समझे बिना ही उसको उसका एंट्री किसमें कर दिया? सेल्स में कर। कितना क्लियर है ना? लेकिन हाँ, पहले आप ट्रांजेक्शन समझ लिए कि हाँ वो परचेज कह रहा था हमको परचेज में एंट्री करना है, सेल्स में नहीं करना। या फिर सेल्स का हमको सेल्स में ही करना, हमको परचेज में नहीं करना। तो पहले आपको ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा? समझना होगा किस प्रकार से ट्रांजेक्शन किया जाएगा। आगे जरा आपको फिर क्या करना होगा? जनरल एंट्री करना होगा। अब ये जनरल एंट्री क्या है आप लोग समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे दुकान होते हैं ना, जब आप कोई उधार सामान खरीदते हैं ना,
वो कहीं ना कहीं नोट करता है, कहीं ना कहीं क्या करता है, नोट करता है। तो जिस जगह पे नोट करता है वो कहलाता है जनरल एंट्री। वो क्या कहलाता है, जनरल एंट्री। और जो नाम लिखता है वो कहलाता है लेजर पोस्टिंग। जो नाम लिखता है वो क्या कहलाता है, लेजर। यानी कि जब आप अपने अकाउंटिंग में आएंगे तो जिस लोकेशन पे आप रिकॉर्ड करेंगे वो आपका जनरल एंट्री कहलाएगा, और जिस नाम से आप रिकॉर्ड करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, लेजर पोस्टिंग का। इतना क्लियर है ना। जब आप ट्रांजेक्शन को समझ लिए, ट्रांजेक्शन की एंट्री करने का उसके नाम से आपने रिकॉर्ड कर, अब आपको क्या चेक करना होगा, ट्रायल बैलेंस। क्या चेक करना होगा, ट्रायल बैलेंस। तो फिर ये ट्रायल बैलेंस क्या है, ये समझने से पहले हमारा एक सुझाव समझ लीजिएगा। कहीं भी और आप लोग अकाउंटिंग करिएगा तो सबसे पहले आज आपने दिन भर में जितना काम किया, जब शाम को आपको हिसाब देना होगा तो सबसे पहले आप चेक करिएगा क्या, ट्रायल बैलेंस। हिसाब देने से पहले क्या चेक करेंगे, ट्रायल बैलेंस। क्योंकि अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है। क्यों मिस्टेक होता है, तो बस एक जीरो की वजह से। किसके वजह से, एक जीरो की वजह से। जैसे भी हमने आपसे कह दिया आपको 10,000 लिखना है, कितना लिखना है, 10। तो 10,000 में कितने जीरो होते हैं, अच्छा बाय मिस्टेक हो सकता है आपने एक और बढ़ा दिया। अमाउंट कितना हुआ, 1 लाख हुआ। डिफरेंट कितने का आया, 90। अगर जो आपने बाय मिस्टेक एक जीरो ही बढ़ा दिया, ट्रांजेक्शन कर दिए, ट्रायल बैलेंस चेक नहीं किए, और जो आप दिखाएंगे अपना रिपोर्ट वो कहेगा नहीं हमारा ट्रांजेक्शन 1 लाख का हुआ और आप हमको 10,000 दे रहे हैं, बाकी 90,000 क्या हुआ, क्या जवाब देंगे, आपको भरना पड़ेगा। आ रहा समझे ना। ये ध्यान रखिएगा, कभी जब ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो पहले हम कहाँ जाएंगे, ट्रायल। ट्रायल बैलेंस करेगा तब क्या, वो बताएगा कि आपके बैंक में कितना पैसा है, कैश में कितना पैसा है, और आपने एंट्री कितना किया। सपोज करिए कि आपको, आपने एक मार्कर पेन ही बेचा, आपने क्या किया, एक मार्कर पेन बेचा, सिंपल समझ रहे हैं। और जो हमने बेचा कितने रुपए का, 10। कितने रुपए का, और ये 10 रुपए का हम एंट्री करने गए, बाय मिस्टेक हमने ध्यान नहीं दिया और एक ही जीरो पड़ गया, तब ये कितना हो गया, 100। हमारे पास कैश में दिख रहा है 10 रुपया है, और ट्रांजेक्शन में दिखेगा कितना है, 100 रुपये। जब हम दिखाएंगे अपने ऑनर को तो कहेंगे आपने 100 रुपये का बेचा और आप हमको 10 रुपया दे रहे हैं, बाकी का 90 रुपया क्या हुआ। तो पहले ही हम मैच करा देंगे कि अगर हमारे पास 10 रुपया कैश में है तो हमारे ट्रायल बैलेंस में वो 10 रुपया दिख रहा है कि नहीं। आ रहा समझे ना। वो चेक करना, फिर हम कहाँ जाएंगे, ट्रायल। और जब ट्रायल बैलेंस चेक कर लेंगे तब हम निर्धारण करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। हम चेक कर लेंगे हाँ जितना हमारे पास 10 रुपया हमारे पास है और 10 रुपया हमारे ट्रांजेक्शन में, हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल क्या है, सही, कोई इशू नहीं। फिर आप बताइए, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो देखना होगा ना। हम कितना में खरीदे थे, कितना बेचे और कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है। 10 रुपए का मार्कर बेचे हैं, इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ये पता करना है। फिर हम किस अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर लेंगे हमारा कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, तब अगला हमको चेक करना होगा अपना क्या, बैलेंस शीट। तब अगला क्या चेक करना होगा, बैलेंस। बैलेंस शीट क्या है, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझिए कि जब हम लोग बिजनेस चलाते हैं ना, इसमें दो चीज आ जाती है, एक एसेट्स और दूसरा लाइबिलिटीज। क्या आता है, एसेट्स और लाइबिलिटी। तो अभी एसेट्स क्या है और लाइबिलिटी क्या है। एसेट्स का मतलब कि जो हमारे बिजनेस वस्तु चलाने में मदद कर रहा है वो क्या होता है, एसेट्स होता है। और लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट चेक करने से आपको ये मिलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कैश पड़ा हुआ है प्लस आपने किसी से कर्ज भी ले रखा है। आ रहा समझे ना। और ये अकाउंट चेक करना हो तो हम कहाँ पे जाएंगे, पहले जब हमको वहां पे ये पता लगेगा कि हमारे पास कैश में पैसा भी है और साथ में हमारे ऊपर कर्ज भी है, हम उस कर्ज को क्या करेंगे, चुकता करेंगे, और बाकी का जो पैसा बचेगा तब हम डिफाइन करेंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका फेस क्लियर हो रहा है ना, कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ट्रांजेक्शन को समझना होगा। पहले ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा, समझ लेना। समझने के बाद आप उसकी क्या करेंगे, एंट्री करें। एंट्री करने से उसका क्या करेंगे, लेजर पोस्ट करेंगे। जब इतना आप ट्रांजेक्शन करके सेव कर ले जाएंगे ना, तब आपको क्या चेक करना होगा, बैलेंस। बैलेंस शीट क्यों चेक करेंगे ये अभी हमने आपको बताया, कि अगर जो आप एक जीरो का मिस्टेक करते हैं तो फिर आपकी सैलरी भी कटेगी और आपकी जॉब भी जाएगी।
आ समझे ना। ये ध्यान रहे कि जब कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक तो सबसे होता है, तो आप एक बार ट्रायल बैलेंस चेक कर लीजिए। आया समझे ना। हो सकता है कि हाँ कहीं मिस्टेक होता है कि आपको लग जाएगा हाँ आप बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन किए हैं, 100 रुपए का फिर 200 का, ऐसे करते हुए चले, जहां अमाउंट ज्यादा दिखा वहां पता तो चलेगा ना। तो इतना क्लियर हो रहा है ना कि इसका फेज क्या है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन वो क्या करेंगे, समझेंगे, जनरल एंट्री में जाएंगे, उसके नाम से लेजर पोस्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे हम ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे। जब ट्रायल बैलेंस चेक हो जाएगा तो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल लेंगे तो हमारा क्या चेक करना होगा, जो बैलेंस शीट हमने बताया किसका होता है, एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स क्या है, तो जो हमारे बिजनेस को चलने में मदद करता है, और लायबिलिटी क्या है, कर्ज। और जहाँ हमारे पास कैश हमारा क्या है, एसेट्स होता है जो हमारे बिजनेस को चलने में मदद करता है। कैश न रहे तो हमारा बिजनेस नहीं चले। अब आप बताइए, हो सकता है आपके पास कैश 10,000 हो और आपके पास लायबिलिटी भी 5,000 हो, ये चेक करना है तो हम किसमें आ जाएंगे, जब हमको दिखा कि हमारा कैश में 10,000 बचा हुआ है और 5,000 हमारे ऊपर लायबिलिटी है, तो 5,000 हम क्या कर दें, पूरा कर दें, हमारा लायबिलिटी इसका खत्म हो जाए, सिर्फ हमारे पास कैश बचा रहे, एसेट्स रहे हमारे पास, लायबिलिटी, ये पता करना हो फिर हम किसमें आ जाएंगे। इतना क्लियर है ना। तो अभी हमने आपको सिर्फ बताया ये चीज, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, और फिर हमने आपको बताया उसका पेज क्या। अब देखिए जब सबसे नीचे आए तो सबसे पहले अब स्टार्ट होता है हम लोग का क्या, अकाउंटिंग टर्म। अगले पेज पे क्या स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग टर्म। तो टर्म का मतलब क्या होता है, कंडीशन क्या है। तो अगर जो आप अपने बिजनेस को चलाएंगे तो क्या क्या चीजें जरूरी होंगी आपके बिजनेस के लिए, और उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, आ रहा समझे ना। सपोज करिए जिसमें सबसे पहले दिया अकाउंट क्या है, बिजनेस, प्रोप्राइटर, अकाउंटिंग पीरियड, चार्ट ऑफ अकाउंट एंटिटी, ये सभी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, जरूरी। सभी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, जरूरी। तो किसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे किसमें, अकाउंटिंग टर्म। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी थ्योरी ही है, क्योंकि जो आगे हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ेंगे ना उसमें ज्यादातर इस्तेमाल किसका होगा, थ्योरी। तो थ्योरी आज हम पढ़ाएंगे तो अगले दिन पूछेंगे जरूर, आ रहा समझे ना। अब देखिए जिसमें सबसे पहले क्या दे रहा है, अकाउंट। क्या है अकाउंट, तो कह रहा है इसमें अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस या इनकम पर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। क्या समझ लीजिए कि जो भी आप अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, जब उसका स्टेटमेंट निकालेंगे तो उसका किसी एक पर ही इसका प्रभाव दिखाई देगा, बाकी सब पे दिखाई नहीं। जैसे हो सकता है कहीं आपके पास पैसा कम हो, एसेट से ज्यादा हो गया, आया समझे ना। एसेट्स क्या कि जो हमारे बिजनेस को चलाने में मदद कर रहा है, इस बार हमने बहुत सारा मशीनरी खरीद लिया, जब मशीनरी खरीदी हमारे बिजनेस एसेट्स जो कैश है वो क्या होगा, कम होगा ना। या फिर एसेट्स नहीं खरीदे, वो कैश हमारे बिजनेस में क्या रहेगा, बचा रहेगा। बहुत सारा खर्च किए तो हो सकता है कहीं हमारे ऊपर कर्ज भी आ सकता है, लायबिलिटीज बढ़ सकता है। या फिर एक्सपेंस, एक्सपेंस या हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस कर दिए हो, या हो सकता है कम से कम एक्सपेंस किए हो, लेकिन ये सारा का सारा प्रभाव किसके ऊपर दिखेगा, कैश या बैंक। क्योंकि अगर जो आपका एसेट्स ज्यादा होगा तो आपका प्रभावित कैश या बैंक ही होगा। क्या प्रभावित होगा, कैश या बैंक। हो सकता है आपका ज्यादा लायबिलिटीज हो, कर्ज हो आपके ऊपर, या तो कैश हो सकता है या तो फिर बैंक हो सकता है। कैश कैसे लायबिलिटी होगा, तो आपने किसी से पैसा ले लिया, का हमको 1 लाख 2 लाख 4 लाख दे दीजिए, हम आपको 2 महीने या 4 महीने के बाद दे देंगे। ये आपका कैश लायबिलिटी हो गया। फिर ये बैंक लायबिलिटी क्या है, आपने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया, ये बैंक के ऊपर क्या है आपकी लायबिलिटी। या फिर आपने कैश से ज्यादा एक्सपेंस कर दिया तो फिर बैंक से आपने ज्यादा एक्सपेंस कर दिया। या फिर आप बैंक में ज्यादा कम पैसा इकट्ठा करके रख लिए, या फिर आप कैश में इकट्ठा पैसा ज्यादा करके ये सारा किसके पार्टिकुलर दिखाई देगा, कैश या बैंक। एंड कह रहा है क्या कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करिए उसका एक ऐसा स्टेटमेंट जरूर होगा जो किसी पार्टिकुलर एक अकाउंट पे प्रभावित देगा, या तो किस हो सकता है, कैश या तो बैंक। अब अकाउंट के पास कह रहा है बिजनेस, कि बिजनेस क्यों करते हैं, क्या है ये बिजनेस, बिजनेस करने का मतलब क्या है।
क्या रहे यहाँ पे, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य बिजनेस या व्यापार कहलाता है। आया समझे ना। और इसे ध्यान दीजिएगा, छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस बिजनेस हो। आया समझे ना। और बिजनेस क्या होगा, तो आप अगर जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कोई भी काम कर रहे हैं, वो एक प्रकार का आपका क्या है। सिंपल, आप अगर जी मार्कर पेन खरीदे हैं ना, 5 रुपए में खरीदे और लाके 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये एक प्रकार का आपका क्या है, बिजनेस। एक प्रकार का क्या आपका बिजनेस, यानी कि जिसके माध्यम से आप कुछ इनकम कमाएं, वही आपका क्या होगा। और आगे कह रहा बिजनेस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग। पहला ट्रेडिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा। ट्रेडिंग क्या है, सपोज करिए हम किसी गुड्स को बनाते नहीं है, बना बना हुआ खरीद के लाते हैं, अपने यहाँ उसको 2 रुपया प्रॉफिट रखता है, उसको बेच देते। तो ऐसा बिजनेस हमारा किस कैटेगरी के अंतर्गत जाएगा, ट्रेडिंग का। तुमको नहीं तरह क्या देंगे, जाओ पे खुल गया। काउंटिंग में नहीं जाने लगा अभी, अभी तो स्टार्ट हुआ है। समझ, यानी कि क्या होगा, सपोज करिए कि ये मार्कर पे हम बनाते नहीं है, बल्कि जाते हैं मार्केट से खरीद के लाते हैं और अपने यहाँ रख के फिर इस पे कुछ प्रॉफिट रख के बेच देते हैं। तो ऐसा बिजनेस किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जो रॉ मटेरियल्स को खरीदे, एक नया कोई गुड्स बना और फिर उसको बेच। जैसे मार्कर पेन हमको बनाना है, तो इंक हम अलग से खरीदे, इसके अंदर जो कॉटन लगा वो हम अलग से खरीदे, इसके ऊपर जो प्लास्टिक लगा वो हम अलग से खरीदे। यानी कि अलग अलग जगह से हम रॉ मटेरियल खरीदे हैं और इसको शुद्ध एक प्रोडक्ट बना के हम बेच रहे हैं। वो किस प्रकार का हमारा बिजनेस होगा, मैन्युफैक्चर। क्लियर है। और आगे जाने तो दे रहा सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सेवा प्रदान। क्या करना, सेवा प्रदान। जैसे सभी लोग फोन रिचार्ज कराते हैं अपना ना, तो एक प्रकार का क्या है, सर्विस। एक प्रकार का क्या है सर, सर्विस। क्या कि जो आप पहले पैसा दे और उसके बदले आपको कुछ सेवा मिले, वो आपका क्या कहलाएगा, सर्विस है। जैसे पहले आपको क्या करते हैं, रिचार्ज कराते हैं, पहले पैसा दे देते हैं, फिर उसका एक लिमिटेड समय तक आप उसका लाभ उठा पाते हैं, उसके बाद आप उसका लाभ नहीं उठा। वो एक प्रकार का क्या होगा आपका, सर्विस। 3 प्रकार का जो बिजनेस है, क्लियर हो रहा है ना। पहला ट्रेडिंग, दूसरा क्या, मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा क्या, कोई दिक्कत इसमें, और तीसरा क्या दे रहा है, प्रोप्राइटर। आप लोग देखे होंगे, जब भी किसी दुकान पे जाएंगे ना, तो ऊपर बोर्ड लगा तो उस पे लिखा होता है प्रोप्राइटर। मीनिंग गलत हुआ है, समझिए। बहुत बहुत जगह गलत है, हम आपको बताएंगे जहां जहां गलत होगा ना, हम खुद बताएंगे। मुझे पता है गलत है, तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ। सुधार के लिए हम लोग बहुत बहुत बार बोल चुके हैं, होगा 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 होगा, होता है नहीं होता, हम लोग क्लास में सुधार कराते हैं, क्या करें। हाँ, अच्छा। समझो, पहले पहले क्या दिया इसमें, यानी कि प्रोप्राइटर कह रहा है इसमें जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है, व्यापार में होने वाले लाभ या और हानि के लिए जिम्मेदार होता है, वह बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाता। प्रोप्राइटर किसी को नहीं कह देंगे। अब बिजनेस एक किसी व्यक्ति ने स्टार्ट किया, उसको चलाने के लिए बहुत सारे कर्मचारी होंगे, आ रहा समझे ना। लेकिन प्रोप्राइटर कौन कहा जाएगा, जो उस बिजनेस में पैसा लगाएगा, उसमें प्रॉफिट हो या फिर लॉस, उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी, फिर वही क्या कह रहा है उस बिजनेस के लिए, प्रोप्राइटर क्या है। आया समझे ना। आप खुद समझिए कि आप एक बिजनेस किए, आप चले गए एक शॉप ओपन कर दिए, उसमें आपने 2 लोगों को रखा। अब लाभ होगा तो भी आपका जिम्मेदारी, हानि होगा तो भी आपकी जिम्मेदारी, तो आप उसके क्या कहलाएंगे, प्रोप्राइटर में। क्योंकि आपने जोखिम उठाया, हम ये पैसा लगाएंगे, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, पैसा लगाना है तो लगा। तो आप उस बिजनेस के क्या कहलाएंगे, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर क्या है, कि जो कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में पूंजी लगाता है, पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है, या फिर लाभ या हानि होने का जिम्मेदार होता है, वही उस बिजनेस में क्या कहलाता है, प्रोप्राइटर क्या है। क्लियर सबको ना। और उसके आगे दे रहा अगला क्या, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या, तो कह रहे हैं यहाँ पे एक रेगुलर पीरियड, यानी कि समय अवधि, जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं,
अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। आप अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, तो जिस जिस समय आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को देख सकते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, समय अवधि कहलाएगा, अकाउंटिंग पीरियड। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर डेट हमने आपको कल बताया था, क्या 1 अप्रैल से लेकर के 31, हमने आपको बताया था ना। अब इसमें देखिए पहले कह रहा है क्या, एक रेगुलर पीरियड यानी एक समय अवधि जिसकी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, चाहे 1 महीने के लिए करें, चाहे 3 महीने के लिए करें, चाहे 6 महीने के लिए करें, चाहे साल। आया समझे ना। और हम एक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग पीरियड। अब करें अकाउंटिंग पीरियड, एक मंथ हो सकता है, एक क्वार्टर हो सकता है, या फिर एक ईयर का। मंथली तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, जो पर मंथ हम स्टेटमेंट तैयार करें वो हमारा कौन सा समय अवधि होगा, मंथ वाइज। फिर क्वार्टर वाइज क्या, क्वार्टर समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो, अभी कहेंगे ऐसे तो समझ जाए, है ना। देखो समझ गया, हाँ अमन, चलो समझे। यहाँ पे क्वार्टर क्या है समझ लीजिए, तो जो 3 महीने पे एक बार करना। कितने महीने पे, 3 महीने। जैसे टोटल एक फाइनेंशियल ईयर कितने कितने मंथ का है, 12 मंथ का होता है ना। यहाँ पे हमको करना क्या है देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, यहाँ पे क्या कर लिया, हमने सर्कल ले लिया। सर्कल ड्रा क्यों नहीं हो रहा है जी, क्या बना रहे, थोड़ा सा वेट करो, अब काम कर रहा है। चलो, एक हम यहाँ पे क्या ले लिए, सर्कल। अब इस सर्कल को हम कितने भागों में डिवाइड कर देंगे, 4 भागों। कितने भागों में, 4। जैसे पहला हमने कर दिया यहाँ से नीचे, और दूसरा हम यहाँ से कर दिए साइड। टोटल कितने भागों हमने कर दिया, 4। अब ये काम कैसे करेगा, देखिए सबसे पहले हमने इसको क्या किया, यहाँ से पहला हमने दे दिया क्या, अप्रैल से बताया है ना, तो हम दे दिया अप्रैल, अप्रैल के बाद से मई, मई के बाद से जून, के बाद से फिर जुलाई, अगस्त, उसके बाद से सितंबर, सितंबर के बाद से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर क्या हो जाएगा, जनवरी, फरवरी और, आया समझे ना। यानी कि जो आप 3 मंथ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मंथ के लिए जो भी स्टेटमेंट तैयार करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, क्वार्टरली कहलाएगा। आया समझे ना। और पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। एक ईयर में कितने क्वार्टर होंगे, 4। यानी कि पहला अप्रैल, मई और जून, दूसरा जगह जुलाई, अगस्त और सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर अगला क्या होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्लियर है ना। तो टोटल कितने इसमें हो रहे हैं, 4। अब इसके बाद से अगला कह रहा है कि आपका फिर अगला किसमें हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। मंथ जो आपको पर मंथ देना हो, क्वार्टर जो आपको क्या करना हो, 3 मंथ के बाद एक स्टेटमेंट तैयार करके देना हो, या फिर क्या, ईयरली जो एक साल में आपको एक बार का। आ रहा समझे ना। ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, अकाउंटिंग पीरियड कहलाए। हो जाएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग क्या करना है, 4 नंबर तक पढ़ के घर से समझ के आना है, और अगली क्लास में आपको बताएंगे 5वें नंबर से, यानी कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर सबको ना।